हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15। स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं ये 14 चैप्टर्स का। बायोलॉजी क्या होती है? स्टोरी। किसकी स्टोरी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने उनकी स्टोरी। और किसकी स्टोरी? जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में उनकी स्टोरी। जब ये स्टोरी के बारे में हमें पता चल गया, फिर हमने क्या बोला कि लिविंग में लिविंग का मतलब क्या है। उसका आंसर दे दिया हम लोगों ने। फिर हमने बोला कि हमारा नामकरण किसने किया, कैसे किया, सारी चीजें बता दी हमने। उसके बाद फिर आए इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे करें, तो फिर हमने उसके लिए एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दे दी। किसमें किसमें? मन का राजा मोनेरा, देन टी से प्रोटिस्टा, फिर फंगस, पी से प्लांट्स एंड ए से एनिमल किंगडम। इनमें क्लासिफाई करने के बाद हमने देखा प्लांट्स और एनिमल्स तो बहुत ज्यादा है, तो उनको एक अलग चैप्टर में उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, प्लांट्स और एनिमल्स के। फिर हमने देखा प्लांट्स का जो एक एडवांस क्लासिफिकेशन है दैट इज द एंजियोस्पर्म्स, उसको थोड़ी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोगों ने चैप्टर 5 में पहले उसके बाहर के स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर उसके अंदर के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। तब एनिमल्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील करने लगे, मेरे बारे में कब पढ़ोगे? फिर हम लोगों ने चैप्टर 7 में एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ा, और लगे हाथ, कॉकरोच एंड फ्रॉग्स के बारे में भी पढ़ लिया। फिर हम लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, हम लोग बोलते हैं सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, ये सेल के बारे में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएगा कौन? तो फिर हमने इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ा। हमारे बॉडी में इतने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये किन केमिकल्स के बने हैं, ये हम लोगों ने चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा। अब ये सेल डिवाइड कैसे हो रहे हैं और न्यू सेल्स में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, ये हम लोगों ने सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब इतना हो गया, हम लोग बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिए, अब हमें लिविंग प्रोसेस के बारे में बताओ। ये प्लांट्स आखिर खाना बना रहा है तो कैसे बना रहा है और हमें खाना कैसे दे रहा है? फिर हमने बोला अच्छा ठीक है, रुको रुको। फिर हमने चैप्टर 11 में पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में। प्लांट्स हमें खाना दे रहा है लाइट के प्रेजेंस में और खुद भी खाना बना रहा है। उसके अलावा ये खाने से एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं प्लांट्स या हम लोग? तो उसके लिए फिर हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा। अब प्लांट्स ने खाना बना दिया, खाना से एनर्जी भी ले लिया, अब तो प्लांट को ग्रो करना चाहिए। तो ग्रोथ में प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये हम लोगों ने चैप्टर 13 में पढ़ लिया। अब बहुत ज्यादा प्लांट्स प्लांट्स हो गए, हमें कुछ ह्यूमंस के बारे में भी बताओ। तो ह्यूमंस के बारे में सबसे पहले क्या, हम सांस कैसे लेते हैं यही तो हमें नहीं पता, कहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है यही हमें नहीं पता। पहले बेसिक तो बताओ कि हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं, इसके बारे में बताओ। तो फिर ये हमने चैप्टर 14 में पढ़ा। अब यहाँ पे आता है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो ले करके कौन जा रहा है O2 और CO2 को? ब्लड। तो ब्लड क्या है बॉडी का? एक फ्लूइड है। तो क्या ब्लड सिर्फ ये गैसेस लेकर के जा रहा है? नहीं, ब्लड ही खाना भी लेकर के जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ सेल्स में जाकर के ये न्यूट्रिएंट्स और गैस दे देता है? उससे लेकर के भी तो आता है क्या, वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। तो क्या बोल सकते हैं, ब्लड जो है वो खाना लेकर के आ भी रहा है और लेकर के जा भी रहा है। मतलब ये क्या एक सर्कुलेटरी सिस्टम शो कर रहा है? बिल्कुल शो कर रहा है। तो इसी आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब क्या हमारे बॉडी में सिर्फ ब्लड ही एक बॉडी फ्लूइड है? कुछ और है क्या? बिल्कुल है। कुछ और क्या है? तो वो लिम्फ है। लिम्फ क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। सबको पता है ब्लड कैसा होता है, खून का मतलब सब लोग लाल खून समझते हैं। क्या सब बॉडी में लाल खून ही होता है कि सफेद खून भी होता है? ये क्या बोल रहे हो मैम, सफेद खून कभी देखा है क्या? हम लोग एनिमल्स है क्या? ऐसा नहीं है बाबू, हम लोग वेम्पायर है क्या? ऐसा नहीं है बाबू। हमारे बॉडी में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है? और ब्लड में बाहर की साइड, इनके बाहर फ्लूइड भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है? तो अगर देखा जाए इन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट से ज्यादा ये प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो इसलिए प्लाज्मा को बोल दिया कि ये 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा बना रहे हैं
और ये प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ कलर होता है, ठीक है? और ये विस्कस फ्लूइड होती है। अब ये कैसा है? लिक्विड ही है। तो 90 टू 92% बच्चों प्लाज्मा जो होता है वो पानी का बना होता है। और 6 से 8% ही जो होता है जिसमें प्रोटीन्स होता है। अगेन ये वाली प्रोटीन अभी लगेगी यार ये क्या फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन लिख दिया है। लेकिन जब तुम एमबीबीएस में होगे तब तुमको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजन बच्चों एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि क्लॉट या कोएगुलेट करने में ब्लड को मदद करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी? ब्लड की क्लॉटिंग का क्या मतलब है? तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हें हाथ में चोट लगा, थोड़े देर बाद वहां का खून खुद से बंद हो जाता है और वहां पे ब्लैक रेड रेड ब्लैक ब्लैक अराउंड इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो खून जमता है या क्लॉट होता है या कोएगुलेट होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है। तो वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? फिब्रिनोजन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे ब्लड में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी है जिसको हम लोग ग्लोब्यूलिन बोलते हैं, बचा के रखने के लिए। हम पे कोई अटैक करेगा ये तुरंत से रिलीज हो जाएगा और हम लोगों को बचा लेगा। उसके अलावा एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन बच्चों। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अगेन तुम एमबीबीएस में होगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सीनियर्स जो है वो सीरम फिब्रिनोजन की टेस्टिंग करवा रहे हैं, एल्ब्यूमिन की टेस्टिंग करवा रहे हैं, एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन का रेशियो करवा रहे हैं। तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा मैंने 11 में फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट तीन मेन प्रोटीन्स है उसके बारे में पढ़ा तो था। ठीक है? और एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना है। जैसे पानी और प्रोटीन है, पी है प्लाज्मा में। प्लाज्मा बोल रहा है कि मैं पी से प्लाज्मा हूँ, पी से पानी है इसके पास, पी से प्रोटीन है। नहीं, इसके पास मिनरल्स भी है, इसके पास ग्लूकोज भी है, इसके पास अमाइनो एसिड्स भी है, इसके पास लिपिड्स भी है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड सब टाइप के पिगमेंट्स हैं इनके पास। और क्या है इनके पास? इनके पास क्लॉटिंग फैक्टर है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला। तुम्हें चोट लगेगी, वो थोड़ी देर बाद वहां पे जो खून जम जाएगा, इट इज बिकॉज कि हमारे बॉडी का क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, वो काम एक्शन में आ रहा है। अब जिन प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। वो कोगुलेट नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं सीरम एल्ब्यूमिन की, सीरम ग्लोबुलिन की, सीरम फिब्रिनोजन की, हम लोग इसका सीरम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? प्लाज्मा में क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होगा, वो कोगुलेट कर जाएगा, टेस्ट तो हो ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली इसको हम लोगों को प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल करके सीरम का जो टेस्टिंग होता है वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारे बॉडी में आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है। अब ये तो 55% था, ये कितने परसेंट होगा? तो ये 45% होगा। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कितने आरबीसीज है? 5 से 5.5। ऑब्वियसली तुम यहाँ पे याद करो, ब्लड में तुमको क्या क्या दिख रहा है? लाल कलर का खून दिख रहा है, मतलब लाल रंग वाला ज्यादा होगा, मतलब आरबीसी ज्यादा होगा, दैट इज अराउंड 5 टू 5.5 मिलियन। उसके अलावा ये आरबीसी बन कहाँ रहे होंगे? रेड बोन मैरो में बन रहे हैं। हर चीज लाल। लेकिन तुमने ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि हमारी जो आरबीसीज होती है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और वो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। तो अंदर वाला स्पेस कहाँ जा रहा है? वो O2 को लेकर के जा रहा है। याद है एक एचबी मॉलिक्यूल जो है वो कितना 4 O2 को लेकर के जाता है। और 100 ml ब्लड से कितना ml ऑक्सीजन जाता है? 5 ml जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? सबको पता है एक लाल कलर की ही पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जो कि हीमोग्लोबिन कहलाती है, जो कि रेड कलर प्रोवाइड कर रही है आरबीसीज को। 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा? 12 टू 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। ये याद रखना है। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन याद करो बच्चों। अगर किसी के बॉडी में ये आरबीसी ये सब कम हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो वो अनीमिया कहलाता है। आज सब जा करके अपनी मम्मी, अपनी दादी माँ का फेस देखोगे, आईज के नीचे देखोगे, हाथ देखोगे कि वो पिंकिश है कि येलोइश हो गया है। अगर किसी को भी येलोइश ज्यादा लगेगा तो मम्मी को बोलना कि एक बार डॉक्टर को दिखाएं। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक डॉक्टर्स। तो ऐसे थोड़े थोड़े चीजों को अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें अपने लगने लगेगा कि हाँ यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर। मोटिवेशन ज्यादा आएगा। When you start behaving like doctors, when you start visualizing your success, when you start thinking that of wearing a white coat and wearing a stethoscope, बच्चों, I guarantee नीट तो निकल ही जाएगा। बस हाँ सोचना नहीं है, उसके लिए मेहनत भी करनी है, मेहनत करते करते सोचना है। तो आज का आपका होमवर्क यही है, अपने घर में मम्मी और दादी माँ को जाकर के देखना।
ठीक है? अब आरबीसीज़ का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों? वो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। उसके अलावा कॉकरोच में ये नॉन एनसीईआरटी पार्ट है बच्चों, प्रीवियस 37 ईयर में आए हुए इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। आरबीसीज़ ये कॉकरोच में नहीं होता। और जो भी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन का क्या निकालेगा? हीम निकालेगा, ग्लोबिन निकालेगा। हीम में आयरन है, ग्लोबिन बिलीरुबिन बना रहा है। बिलीरुबिन और ब्लड क्या रिलेशन है? अब जब तुम अगेन बच्चों एमबीबीएस में आओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि ये ब्लड कितना खतरनाक है, ये हीमोग्लोबिन इतना कितना खतरनाक है। ये टोटेगा तो सिर्फ अनीमिया नहीं होगा, जॉन्डिस भी हो सकता है हम लोगों को। ठीक है। उसके अलावा कितने दिन जिंदा है? क्या एक ही आरबीसी है जो बार बार ब्लड लेकर के जा रहा है लेकर के आ रहा है? इसको कोई गंगा स्नान नहीं कराने के लिए कुंभ में लेकर के जाएगा कि हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होता है। बच्चों हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होता है। ये खुद से 120 डेज में खत्म हो जाता है। ये इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का है। खुद से ये जाकर के स्प्लीन में दफन हो जाता है। दैट इज स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। वहीं पे आरबीसीज जाकर के मर रहे हैं। ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज डब्ल्यूबीसी मतलब सफेद खून। मैम आज तक तो सिर्फ लाल खून के बारे में सुना था, सफेद खून क्या होता है? तो बच्चों सफेद खून बहुत कम होता है, इसलिए हमें खून जो है वो लाल ही दिखता है, सफेद नहीं दिखता, वो उसमें मिक्स हो जाता है। क्योंकि कहाँ ये 5.5 मिलियन मतलब 50 लाख, कहाँ ये 6,000 8,000 चुन्नी मुन्नी क्या करेंगे? ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें और इनमें एक डिफरेंस है कि इनके पास न्यूक्लियस है। ये लाल कलर के, इनके पास तो कोई कलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। इसका मतलब ये जब ब्लड कैपिलरीज से जाएंगे तो इजीली स्क्वीज हो जाएंगे। अगेन बच्चों ये वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी में चार्ट के फॉर्म में नहीं है, मैंने तुम्हें इजीली याद हो जाए इसलिए ऐसा लिखा है। ये तो बहुत कम, 10 दिन से भी कम रहेंगे। तो इसका कैटेगरी बताओ ये कैसे डिवाइडेड है? क्या एक ही डब्ल्यूबीसी, जैसे आरबीसी तो एक ही टाइप का है, डब्ल्यूबीसी क्या एक ही टाइप का है? नहीं। डब्ल्यूबीसी में कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी है जिसमें ग्रैन्यूल्स है और कुछ ऐसे हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है वो हमें बी ई एन में देखने को मिलता है। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अगेन सब पे कितना येलो मार्क है तुम ये देख लो, मतलब सबसे कितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तुम बस ये सोच लो। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। बेसोफिल बहुत मिनिमल अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। यूसिनोफिल्स 2 से 3% हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। न्यूट्रोफिल 60 to 65%, मतलब सबसे ज्यादा क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। उसके बाद अगर ग्रैन्युलोसाइट्स में देखें तो इओसिनोफिल्स, फिर तुम्हारा बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितना है? 20 से 25% है और मोनोसाइट 6 से 8% है। ये तो लाइन वाइज ही लिखा हुआ है। उसके बाद आता है थ्रोम्बोसाइट्स। हम लोग पढ़ने वाले प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स बच्चों आरबीसी से कम और डब्ल्यूबीसी से ज्यादा, अराउंड 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्रेजेंट होता है। और इनको कौन बना रहा है? इनको मेगा कैरियोसाइट्स बना रहे हैं। इनका कहाँ रोल है? जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल क्लॉट करने में है, वैसे प्लेटलेट्स मेन क्लॉटिंग फैक्टर आपका प्लेटलेट्स ही होता है। उनका रोल कोगुलेशन और क्लॉटिंग में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मान लो क्लॉटिंग फैक्टर्स बॉडी में कम हो जाए या प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? जब हमें चोट लगेगा और प्लेटलेट्स नहीं रहेगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, तो क्या वहां पे खून जम पाएगा? नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली बहता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं। ब्लड ग्रुपिंग थोड़ा इजी है, सिंपल पहले हम लोग ओ ब्लड ग्रुप के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोग सबको अपना अपना ब्लड ग्रुप पता होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में बच्चों देखो एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इनके पास ना सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, कोई एंटीजन इनके सरफेस पे नहीं है। ठीक है। अब जब कोई एंटीजन नहीं है तो इनके पास मान लो ए ब्लड ग्रुप आया, बी ब्लड ग्रुप आया, तो ये क्या करेगा? इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। क्योंकि ये ए को भी नहीं पहचानता है और ये बी को भी नहीं पहचानता है, तो ये इनके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बना देगा। तो इसके पास लेकिन एंटी ए होगा और एंटी बी एंटीबॉडी होगा क्योंकि ये इसको पहचानता ही नहीं है। वैसे ही सिमिलरली ए ब्लड ग्रुप लेगा। ए ब्लड ग्रुप के सरफेस पे बच्चों तुम्हारा ए एंटीजन होगा। तो अब इसको अगर मान लो हम लोगों ने बी ब्लड ग्रुप दिया तो ये बी को तो पहचानता नहीं है, तो ये बी के खिलाफ क्या कर लेगा? एंटीबॉडी बना लेगा। तो इसके पास किसकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी? बी की एंटीबॉडी होगी। एंटीजन किसका होगा? ए का एंटीजन होगा। अब लेकिन इसको अगर मान लो ओ आकर के हम लोगों ने दिया, ओ ब्लड ग्रुप के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप के खिलाफ तो कोई एंटीबॉडी बना नहीं सकता क्योंकि उसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप से डोनेशन ले सकता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फ्यूचर में तुम लोग को बहुत काम आने वाला है। ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन है,
लेकिन उसके वो बी को अभी पहचानता भी नहीं है। इसलिए अगर उसके बॉडी में बी आता है तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। लेकिन ओ के पास तो कोई एंटीजन था ही नहीं, तो ये ओ से आराम से ब्लड ले सकता है, और ए को तो ये पहचानता है, ये खुद ही ब्लड ग्रुप है, तो ए से से खून ले सकता है। उसके बाद आता है बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पे बी एंटीजन होगा, मान लो ये गोल गोल बी एंटीजन है, लेकिन अब ये ए को नहीं पहचानता। अभी जब इसके पास ए आएगा तो ये ए के खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, तो इसके पास एंटीबॉडी किसकी होगी, ए की। लेकिन अगर इसको ओ ब्लड ग्रुप देंगे, ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, तो ये आराम से ओ से भी ले लेगा ब्लड, और बी से तो ले ही लेगा। उसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है। अगर किसी बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब उसके पास ए एंटीजन भी है उसके सरफेस पे, और उसके पास बी एंटीजन भी है, तो अगर ए दो, बी दो, कुछ भी दो, ये इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, तो इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो। और ओ तो अपना सबका याद है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसको हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। तो इससे क्या हम लोगों को क्लियर हुआ कि बच्चों ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, आराम से किसी को भी दे सकते, कोई उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और हमने ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में क्या देखा कि उनके पास एंटीजन है ए और बी, तो उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसको हम लोग कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं तुमको अच्छे से समझाती हूँ। एक डायग्राम के थ्रू मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, तुम इसके थ्रू समझ सकते हो। देखो, ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो आराम से बस, इसलिए वो ए जब आएगा और बी आएगा तो उसको तो पहचानेगा नहीं, तो उनके खिलाफ एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी बना देगा। लेकिन इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। वैसे ही अगर तुम ए ब्लड ग्रुप देखो तो उसके पास ए एंटीजन है अपना, लेकिन वो बी को नहीं पहचानता, तो वो बी के खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। और ब्लड ग्रुप अगर तुम्हारा बी है, मतलब तुम्हारे पास बी एंटीजन है, तुम ए को नहीं पहचानोगे और ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दोगे। और सिमिलरली ए बी के पास तो दोनों है, तो वो दोनों को पहचानेगा, दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और अल्टीमेटली ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाएगा, क्योंकि ये किसी से भी खून ले सकता है, और ये किसी को भी खून दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है, कोई इसके खिलाफ रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मार्क करो कि कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 पीवाईक्यूज आएंगे। हमने ये बात देख लिया कि हमारे सेल्स को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, लेकिन जब हम लोग इसको खाना कैसे देते हैं, ब्लड के थ्रू देते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू देते हैं, और ये बॉडी फ्लूइड जो है खाता रहता है और वेस्ट प्रोडक्ट लेकर के भी जाता है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था वो ब्लड था, कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड। उसके अलावा कौन सा होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ हमने पढ़ा कि हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब ब्लड में, ब्लड कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है, किसको याद है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन बना रही थी, कैसा कैसा कनेक्शन बना रही थी, किसी को याद है, लूज कनेक्शन बना रही थी, डेंस कनेक्शन बना रही थी, और ये रहा, एक था लूज वाली दोस्ती, एक था गहरी वाली दोस्ती, और एक थी स्पेशल वाली दोस्ती। तो स्पेशल वाली दोस्ती में क्या आ रहा था तुम्हारा, ब्लड आ रहा था। उससे भी मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन उनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था। उसी दिन हमने ये भी पढ़ा था कि ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो ये वैसा बॉडी फ्लूइड है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैट्रिक्स होगा, प्लाज्मा होगी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा ही कि ये स्ट्रॉ कलर की होती है, विस्कस होती है, और 55% ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से ज्यादा होती है। ये पानी जैसी होती है 90 टू 92%, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होते हैं। वो कौन कौन से प्रोटीन्स है, आग लगा देंगे कि फाग लगा देंगे, फाग लगा देंगे। एफ से फिब्रिनोजन, ए से एल्ब्यूमिन, और जी से ग्लोब्यूलिन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो अभी से याद रखो। फिब्रिनोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग के लिए। ग्लोब्यूलिन किसके लिए, डिफेंस के लिए। उसके अलावा एल्ब्यूमिन किसके लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। क्या सिर्फ इसमें पानी और प्रोटीन ही है, पी से प्लाज्मा, पी से पानी, पी से प्रोटीन, नहीं, इसके पास कुछ मिनरल्स भी है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, बहुत सारे। इनफैक्ट इनके पास खाना लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब भी प्रेजेंट है। अब मान लो इस प्लाज्मा से हम लोग सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो उससे क्या बनता है तुम्हारा, सीरम। तो अगर हम लोग को कोई भी प्रोटीन की टेस्टिंग करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर उसको निकाल देते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम लोग टेस्ट करते हैं, किस में करते हैं, सीरम में टेस्ट करते हैं। एल्ब्यूमिन की टेस्टिंग करनी हो, फिब्रिनोजन की टेस्टिंग करनी हो, ग्लोब्यूलिन की टेस्टिंग करनी हो, सब सीरम में होता है, कभी भी प्लाज्मा टेस्टिंग नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है। ये सारे बेसिक्स फ्यूचर में एक एमबीबीएस में ऐसे एक्यूमुलेट होने वाले हैं ना कि मजा आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में।
पढ़ लिया, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है। हमें पता है खून लाल लाल दिख रहा है, मतलब आरबीसीज जो होंगे वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। कितने ज्यादा? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज हमारे बॉडी में होते हैं। ये आरबीसीज लाल रंग के है क्यों? क्योंकि इनके पास एक तो ये रेड बोन मैरो से बन रहे हैं, दूसरा इनके पास एक रेड कलर की प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो इसको रेड कलर दे रहा है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? ताकि एक आरबीसी मॉलिक्यूल बहुत सारे इसके अंदर अपने आप हीमोग्लोबिन को एडजस्ट कर पाए, और वो हीमोग्लोबिन क्या कर पाए फिर? ऑक्सीजन को लेकर के कैरी कर पाए एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल ऑफ एचबी कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेकर जाता है? 4। और 100 ml ब्लड कितने ऑक्सीजन को लेकर के जाता है? तो 5 ml। क्लियर हो गया? 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल? 12 से 16 ग्राम। मैंने बताया था कि जब हम लोग आरबीसी देखेंगे तो सब अपने घर जाकर के अपनी मम्मी का और दादी माँ का टंग देखेंगे, आईज देखेंगे, फेस देखेंगे कि वो येलोइश है कि रेडिश है कि नॉर्मल है। और जिनको जिनको येलोइश ऐसा दिखेगा, जिनको लगेगा खून की कमी है, सब उनको क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भेजेंगे। फीमेल्स में अनीमिया जो है वो बहुत कॉमन है। तो आज से आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हाफ डॉक्टर्स तो आप लोग बन ही गए हो ये सोच के कि हम लोग को डॉक्टर बनना है, तो उसके उनकी तरह बिहेव करना भी आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस हमें पता है कि ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इनका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और फिर ये खुद से कहाँ जाके दफन हो जाते हैं? तो ये स्प्लीन में जाकर के दफन हो जाते हैं। इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि आज तक तो हमें पता था खून लाल भी होता है, खून सफेद होता है, ये हमें आज पता चला। तो उसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, सफेद खून को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए सफेद है। साथ ही साथ इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये इनके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए खून सफेद नहीं लाल है। 6000 से 8000 ही है। अब ये बहुत शॉर्टली 10 दिन से भी कम जिंदा रहते हैं। और ये दो फॉर्म्स में होते हैं, कुछ में ग्रैन्यूल्स होंगे, कुछ में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। जिनमें ग्रैन्यूल्स है उनका एग्जांपल बेंटेन, जिन्होंने देखा उनको याद हो जाएगा। दैट इज तुम्हारा बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में बच्चों क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? अच्छा, ये बाद में पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है। सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल्स क्या है? 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल्स सबसे कम है, 0.5 to 1%। इनफैक्ट ये तो 0% की मान के चलो होती है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मिलकर के क्या कर रहे हैं? पहले तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते किस में? वो ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। ये इसका न्यूट्रोफिल, इसका मोनोसाइट मिलकर के क्या करता है? जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, डिफेंस प्रोवाइड करेगा। बाहर से जो भी फॉरेन मटेरियल आएंगे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पूछा जाएगा। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये कहाँ पे इन्वॉल्व है? तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। अगेन इओसिनोफिल वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को अगर कंटिन्यूअस कफिंग हो रही है और वो सिर्फ बार बार कफ कर रहा है, फीवर नहीं है, उसको सर्दी नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि उसको एलर्जिक कफ है, तो तुम उसका जब सीबीसी टेस्ट कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा? कि इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। आज से किसी भी पेशेंट को अगर क्रोनिक कफ हो तो तुम क्या बोलोगे? एक बार अपना इओसिनोफिल काउंट करवा लो। यू कैन सजेस्ट दैट ना, अपने नॉलेज के बेसिस पे ऑफ कोर्स यू कैन सजेस्ट। ठीक है। फिर लिम्फोसाइट्स कहाँ पे इन्वॉल्व है बच्चों? तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। उसके बाद जो प्लेटलेट्स है उसमें प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और ये मेगा कैरियोसाइट्स आ रहे हैं जो कि स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो के, और ये ना ये आरबीसी से कम और डब्ल्यूबीसी से ज्यादा, दैट इज अराउंड 1.5 लाख टू 3,50,000 प्रेजेंट होता है। अब इनका भी क्या काम होता है? क्लॉटिंग फैक्टर की तरह क्लॉट करना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, खून कंटिन्यूअसली बहता रहेगा। ब्लड ग्रुप में दो ब्लड ग्रुप सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एक एबीओ एक आरएच। मैंने अभी सिर्फ एबीओ पढ़ाया। एबीओ बहुत इजी है, कुछ नहीं, तुम ओ लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो और ए बी लिख लो, ऐसे करके। ओ को तुम यूनिवर्सल डोनर बोल रही हो, और ए बी को तुम क्या बोल रहे हो? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल रहे हो। क्यों है यूनिवर्सल डोनर ये? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, कोई एंटीजन नहीं है। कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन इसके पास ए और बी के लिए एंटीबॉडी जरूर है। ये इनसे ब्लड ले नहीं सकता है। अब सिंस इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। अब ए के पास अपना एंटीजन होगा तो वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी के पास बी एंटीजन है तो ये इसको ब्लड दे सकता है। लेकिन ए के पास बी ब्लड ग्रुप नहीं है, तो जब उसके पास बी ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई खून देगा तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। ए बी के पास ए नहीं है तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। ए बी के पास तो ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। हम लोग आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। एक ना रीसस मंकी से एक आरएच एंटीजन डेवलप हुआ था।
जिनके बॉडी में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और जिनके बॉडी में आरएच एंटीजन नहीं होता उन्हें आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये जो हम लोग ओ पॉजिटिव बोल रहे हैं, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं, किसी का बी पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है, तुम्हारा आरएच एंटीजन है कि नहीं तुम्हारे बॉडी में। इसका एक बहुत अच्छा सा मैंने इंटरनेट से डायग्राम ले रखा है बच्चों, इजी वे में, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तो ये एक टाइप की प्रोटीन होती है, मतलब ये एंटीजन होता है जो कि आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो आरबीसीज के ऊपर अगर होगा तो वो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, नहीं होगा तो उसको हम लोग आरएच नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि मान लो कोई आरएच नेगेटिव है, पर्सन है, और उसके पास आरएच पॉजिटिव ब्लड आ जाए, गलती से उसको ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए जो आरएच पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये तो इसको पहचानता नहीं आरएच एंटीजन को, तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। ऐसा कब हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, मान लो किसी ओ नेगेटिव को ओ पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया, बी नेगेटिव को बी पॉजिटिव का चढ़ा दिया, तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है। और दूसरा कब हो सकता है, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो अगेन, ये जब तुम यूजी क्लियर करके एमबीबीएस क्लियर करके जब पीजी में आओगे ना, और ऑब्स गायनी लोगे, तो ये बात तो तुम लोगों को बहुत इजीली याद रहेगी उस टाइम। होता क्या है देखो, मान लो कोई आरएच नेगेटिव मम्मी है, मान लो तुम्हारी मम्मी, किसी की मम्मी जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, पूछना आज सब अपनी मम्मी का ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और तुम्हारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा कि जनरली तो मदर और बेबी तो एक दूसरे से एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, एज सच ब्लड मिक्सिंग नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे तो थोड़ा सा होता है ना, डिलीवरी के टाइम पे तो होता है। तो मदर का ब्लड एक्सपोज हो जाएगा फीटल के ब्लड से डिलीवरी के टाइम पे। तो एज सच पहले बच्चे को कुछ नहीं होगा, फर्स्ट डिलीवरी हुई, बच्चा हो गया, पहली बार मदर एक्सपोज हुई, लेकिन मदर के अंदर अब क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गया। अब जब मदर के अंदर एंटीबॉडी बन गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होगी, तो अभी मदर के पास तो पहले से एंटीबॉडी है फीटल के आरबीसीज के अगेंस्ट, तो अब क्या करेगी, मदर की एंटीबॉडी फीटल के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना मतलब आरबीसी का मतलब क्या होगा, अनीमिया होगा। मैंने तुम्हें उस कल भी बताया था कि जो अनीमिया होता है, जब आरबीसी टूटता है तो क्या होता है, जॉन्डिस होने का भी चांस होता है, हिमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। वो कैसे होगा, वो तब एमबीबीएस में पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब एक के पास नेगेटिव एक के पास पॉजिटिव मिल गया और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोल दिया। अब अगर अपन इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एंटीबॉडी दे करके, मतलब एंटी आरएच एंटीबॉडी, मदर में क्या है, एंटीबॉडी टू आरएच एंटीजन, हम लोग इस आरएच एंटीजन के जो अगेंस्ट, जो एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट भी एक एंटीबॉडी दे सकते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। समझ आया, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे ही डिलीवरी हुई बच्चे की, हम लोग उनको एंटी आरएच एंटीबॉडी दे दी है, ताकि मदर ने जो एंटीबॉडी बनाया वो डिस्ट्रॉय हो जाए और सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में वो फीटल के आरबीसीज को अफेक्ट नहीं कर सके। एक शॉर्ट में मैंने इसका एक फोटो अगेन नेट से लिया है ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आए। मान लो एक आरएच पॉजिटिव मैन था और एक आरएच पॉजिटिव फीमेल थी। मैन पॉजिटिव था, फीमेल नेगेटिव थी, इसलिए दोनों ने मिलकर के एक आरएच पॉजिटिव बच्चे को जन्म लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, आरएच पॉजिटिव फीटस एंटीजन डिलीवरी के टाइम पे मदर के बॉडी में आ गया। देखो बच्चा का लाल लाल था, ये मदर के बॉडी के अंदर चला गया। अब मदर क्या करेगी, इस बच्चे को तो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि ये बच्चा तो डिलीवर हो गया। तो मदर अब एंटीबॉडी, लेकिन सिंस ये फीटल आरबीसीज के एक्सपोजर में आ गई जिसके पास आरएच पॉजिटिव ब्लड था, तो अब ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दिया। तो जब सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है कि ये एंटीबॉडी इस मदर के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये एंटीबॉडी बना सकती है, तो हम लोग पहले से ही इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी दे देते हैं ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय कर दे, और अल्टीमेटली ये इस एंटीबॉडी को नहीं बने ताकि फर्दर जो प्रेगनेंसी है, तो जो नेक्स्ट बच्चा होने वाला है वो सेफ हो। अब इन केस मान लो कोई मदर जिसको नॉलेज नहीं है, या फिर कोई गांव में, या फिर जो दाई लोग डिलीवरी करवाती है, क्वैक्स लोग जो डिलीवरी करवाते हैं, उन्हें तो एंटीडी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। उनका पहला बच्चा तो ठीक हो जाएगा, दूसरा बच्चा नहीं बचेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिस हमेशा गलत इसलिए ही होती है, सिर्फ डिलीवरी करवाने आने से कुछ नहीं होता ना, उसके आगे पीछे की 4000 चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो तुम लोगों को आई होप आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सी चीज़ है जो अभी मैंने तुम्हें बताई। ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है। हमें चोट लगी तो क्या हुआ? प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ। प्लेटलेट क्योंकि वो क्लॉट करवाते हैं, मेन तो क्लॉटिंग फैक्टर वही है। फिर उसने कुछ फैक्टर्स रिलीज़ किए, जिससे क्या हुआ? कोएगुलेशन वाला जो पाथवे था वो एक्टिवेट हो गया। अब जब कोएगुलेशन पाथवे देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक शॉर्ट सा जो हमारे लेवल का जो हमें पता होना चाहिए, वो बना रखा है। देखो, जब भी तुम्हारी इंजरी हुई, प्लेटलेट ने एक्टिवेट किया कुछ फैक्टर्स को। प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अगेन कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए। सी से कैल्शियम, सी से क्लॉटिंग, ये चीज हम लोग वो याद रखना है। सी से कैल्शियम होता है, सी से क्लॉटिंग होता है, सी से कैल्शियम होता है, सी से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों जगह कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये कैल्शियम क्या करे, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करेगा, और ये थ्रेड मिल मिल करके क्या करेंगे? क्लॉट का बना देंगे। तो यही होता है, कोई भी जगह चोट लगेगी प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करेगा, तुम्हारा कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट होगा। पहले प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करके एक जगह मिला करके क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। यही चीज यहाँ पे सेम लिखा है कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है। रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, इंजरी हुई, प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ, उसने कुछ फैक्टर्स रिलीज किए, क्लॉटिंग कोएगुलेशन पाथवे का एक्टिवेशन हुआ, जिसमें अल्टीमेटली जो क्लॉट बनता है वो है क्या? फिब्रिन फाइबर्स है, वो डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स है ब्लड के जो एक जगह मिल जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम दैट इज प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और प्रोथ्रोम्बिन किसके हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है? विटामिन के। अगेन विटामिन के इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कोएगुलेशन, ये हमें याद रखना है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से भी तुम्हारा कोगुलेशन पाथवे अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली तुमको ब्लीडिंग हो सकती है। बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसको जो फर्स्ट शॉट लगता है इंजेक्शन का, वो विटामिन के का ही लगता है। अब ये विटामिन के का क्यों लगता है, ये मुझे तुम लोग पढ़ करके बताओगे। तो जिसको नहीं पता चलेगा वो उसको फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, जो कि अल्टीमेटली क्या करवाएगा? क्लॉट करवाएगा। क्लियर हो गया कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। अब हम लोग आते हैं लिम्फ के बारे में। क्या होता है लिम्फ? किसी को पता है? देखो, सिंपल सा मैं तुम्हें ये एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाती हूँ, ज्यादा बेटर समझ आएगा। कि जैसे जैसे ब्लड तुम्हारा कैपिलरी से पास कर रहा है इन टिश्यूज, ब्लड जैसे जैसे पास कर रहा है, कुछ वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ये क्या करेंगे? ये बाहर निकल जाएंगे। ये यहां से बाहर निकल गए और कहाँ पे चले गए? और अंदर की साइड क्या बचा? बस बड़ा बड़ा प्रोटीन बचा और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बचे। तो ये जो बाहर जिस जगह पे निकले उसको हम लोगों ने क्या बोला? टिश्यू फ्लूइड बोला। टिश्यू फ्लूइड या फिर हम लोग ने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। इसमें मिनरल्स तो वही होंगे जो अंदर थे, मिनरल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सब का जो एक्सचेंज होगा वो इसी फ्लूइड के थ्रू होगा। ऑब्वियसली अंदर की साइड तुम्हारा क्या है? अंदर ब्लड बह रहा है, ब्लड से कुछ वाटर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर इस जगह में आ गए, तो ये जगह तुम्हें न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी। लेकिन ये फिर ये तो अपना चलो चले गए अपने टिश्यूज के पास, ये कहाँ जाकर के ड्रेन करेगा अल्टीमेटली? ये मिलकर के क्या बनाएगा? तो ऐसे बहुत सारे वेसल्स मिलकर के एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। तो अगर कोई भी तुमसे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पूछे तो तुम सिंपल ही बोल सकते हो, ब्लड से जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस था या पानी था जो भी डिफ्यूज करके बाहर चला गया, वो बाहर वाला जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उस वो पूरे बॉडी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिल करके क्या बना रहा है? लिम्फ बना रहा है। और ये लिम्फ अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? वेन्स में जाएगा, बॉडी के वेन्स में जाएगा। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको लिम्फ बोलते हैं। तो ये तो कलरलेस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आरबीसी तो बाहर नहीं आ पा रहा, आरबीसी तो डिफ्यूज नहीं कर पा रहा, तो ये कलरलेस होगा। तो इसके बाहर आ क्या रहा है? लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का थोड़ा सा अमाउंट जो है वो बाहर आ रहा है, उसमें भी कौन सा पार्ट? लिम्फोसाइट वाला पार्ट। तो लिम्फोसाइट का क्या काम था? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। तो क्या लिम्फ का काम हो गया इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना? बिल्कुल हो गया। और साथ ही कैरियर तो है ही न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का। फैट्स का भी अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लिम्फ में होता है। अगेन लिम्फ को समझने के लिए मैंने तो एक डायग्राम तुम लोगों के लिए डाउनलोड किया, देखो। ये था लिम्फेटिक सिस्टम। पूरे बॉडी में, जैसे पूरे बॉडी में ब्लड है वैसे ही पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है। ब्लड के बगल में जो जगह स्पेस जा रहा है वो मिल उसका जो फ्लूइड है मिल मिल के लिम्फेटिक सिस्टम बना दे रहा है पूरे बॉडी में। जैसे पूरे बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही पूरे बॉडी में तुम्हारा लिम्फ का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि इसके पास लिम्फोसाइट्स है तो बॉडी का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके पास क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, ये फ्लूइड को मेंटेन करके रख रहा है। ये फैट्स के एब्जॉर्प्शन में भी इसका काम है। तो ये हो गया लिम्फ। लिम्फ के बाद हमें क्या याद रखना है बच्चों?
सर्कुलेटरी पाथवे। ये सर्कुलेटरी पाथवे हमने कहाँ पढ़ा था? एनिमल किंगडम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक होता है ओपन नल की तरह, हम लोगों ने याद रखा था कि एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी किसमें था? आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में था। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या किसमें था? एनालीड्स एंड कुछ कॉर्डेट्स में था। याद है? एनालीड से सर्कुलेटरी सिस्टम आना स्टार्ट हुआ था, और एनालीड्स को इतना आइडिया नहीं था, तो उसने अपना नल को बंद रखा था, और नल बंद रखा था तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था? क्लोज्ड था। ये सब मैंने तुम लोगों को बताया है कि इसका क्लोज्ड था। फिर इसने सबको बताया कि यार नल को बंद नहीं, नल को खुला रखना होता है। फिर सबका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया? ओपन हो गया। तो लेकिन हम लोगों ने उस दिन डिटेल में नहीं समझा था, बस ऐसा समझा था कि नल को खुला रख दिया, नल को बंद कर दिया, जैसे हार्ट, और वो नल एक्चुअली हार्ट है। तो अगर ब्लड को हम लोग खुला रख रहे हैं, मतलब हार्ट को अगर हम लोग खुला रख रहे हैं, तो ब्लड हार्ट से जाएगा, वेसल्स में जाएगा, और वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज में चला गया पूरा। डायरेक्टली हार्ट से ब्लड जा रहा है हर जगह, उसको बोल दिया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर ब्लड हार्ट से जा तो रहा है लेकिन एक क्लोज नेटवर्क में, तो उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दिया। हाँ, ये रहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये रहा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड वाला किसमें, ओपन वाला किसमें? मॉलस्क और आर्थ्रोपोड्स में। डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे जा रहा होगा तुम्हारा? ओपन है, डायरेक्टली सेल्स में जा रहा होगा, देखो ये डायरेक्टली जा रहा है, लेकिन ये क्लोज्ड है, तो ब्लड इज पम्प्ड इनटू हार्ट थ्रू वेसल्स। ठीक है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? हमारे में डायरेक्टली थोड़ी जाता है, हमारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं हार्ट पे। हार्ट में बच्चों हम लोगों को क्या याद रखना है? अब हार्ट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था, एनिमल किंगडम में बहुत कुछ पढ़ा था। जैसे मान लो फिशेस हो गए, फिशेस में कैसे हार्ट थे? टू चैम्बर हार्ट थे, याद है? फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट थे। क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट थे। ये चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या होता है? एक, देखो हमारा जो हार्ट होता है, वो मैंने तुम्हें बताया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी, कि दो एट्रिया होती है और दो वेंट्रिकल होते हैं। अब मान लो किसी में सिर्फ एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है, तो वो दो चैम्बर की हार्ट हो गई, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। तो इससे क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वो गिल्स में गया, गिल्स में वो ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होकर के ये पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया। तो इसमें ऑक्सीजनेशन कौन कर रहा है? इसमें ऑक्सीजनेशन तुम्हारा गिल्स कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है? हार्ट और गिल्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आएगा, ये इसको ऑक्सीजनेट करके पूरे बॉडी में भेज देगा, और पूरे बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद जब ये वापस से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, तो ये हार्ट में आ जाएगा। अब कुछ होते हैं जिसमें दो एट्रिया तो है लेकिन एक ही वेंट्रिकल है। तो अब जो लेफ्ट वाला एट्रिया है, उसके पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग, गिल से, लंग से, स्किन से, और राइट एट्रिया के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेकिन चाहे ऑक्सीजनेटेड है चाहे डीऑक्सीजनेटेड है, वेंट्रिकल तो एक ही है ना, यहाँ पे तो मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया। लेकिन हमारे अंदर लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और इधर से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से, फिर ये हमारे लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो ये हमारे बॉडी में कैसा सर्कुलेशन हो गया? हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो गया। तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं एक और बार बताती हूँ। मान लो किसी के पास सिर्फ टू चैम्बर हार्ट है, किसी के पास क्या? फिशेस के पास, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कैसा है? थ्री चैम्बर हार्ट। और हमारे पास है फोर चैम्बर हार्ट। ये क्या करेगा? ये गिल्स इसका ऑक्सीजन, हमारे अंदर लंग्स होते हैं, इनके अंदर गिल्स है, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास तो गिल्स भी होते हैं। अब क्या हुआ? पहले यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये इससे निकल के गिल्स के पास चला गया, गिल्स ने क्या किया? इसको ऑक्सीजनेट किया और इसके पूरे बॉडी पार्ट्स में दे दिया। बॉडी पार्ट्स में जाके वो वापस से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और हार्ट में चला गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स और गिल्स से, और इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है टिश्यूज से। लेकिन फायदा नहीं है, अल्टीमेटली दोनों ब्लड कहाँ पे जाएंगे? एक ही वेंट्रिकल में, मतलब मिक्स्ड ब्लड बन जाएगा यहाँ पे। अब ये लेफ्ट साइड है, हमारे अंदर क्या होता है? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में चला जाता है, और राइट साइड में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, और लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में जाता है। तो हमारे में डबल सर्कुलेशन है,
इनमें भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रह गया, और इनमें तो डबल सर्कुलेशन है ही नहीं। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। यहाँ तक एक बार हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। आरएच ग्रुपिंग के बारे में हमें समझ आ गया था कि बहुत सारी आरबीसीज के ऊपर कुछ आरएच एंटीजन होते हैं जो कि रीसस मंकी से डेवलप पहली बार किए गए थे, तो उनको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पे नहीं होते, तो उनको आरएच नेगेटिव बोलते हैं। तो जब आरएच नेगेटिव के पास इस आरएच पॉजिटिव का ब्लड गलती से आ जाता है, तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ऐसा जनरली जब हम लोग गलती से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हो सकता है, या फिर एक मदर एक आरएच नेगेटिव पॉजिटिव चाइल्ड को जन्म दे तब हो सकता है। मान लो अगर फादर जो है वो तुम्हारा आरएच, मदर और फादर, फादर अगर तुम्हारा आरएच पॉजिटिव है और मदर अगर तुम्हारी आरएच नेगेटिव है, तो जब बच्चा पैदा होगा तो हो सकता है कि वो तुम्हारा आरएच पॉजिटिव हो जाए। तो मदर आरएच नेगेटिव और उसके अंदर जो बच्चा हो आरएच पॉजिटिव। तो अब जब डिलीवरी होगी, पहली बार जब डिलीवरी होगी, फर्स्ट डिलीवरी, तो मदर के अंदर इस बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड आ गया। तो मदर क्या की, मदर एंटीबॉडी बना दी इसके अगेंस्ट। तो जब सेकेंड डिलीवरी होगी तो इनके बॉडी में एंटीबॉडी होगा, और वो एंटीबॉडी बच्चों के आरबीसी को खत्म कर देगा। और जब बच्चों का आरबीसी खत्म हो जाएगा तो उसको अनीमिया हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जब पहली डिलीवरी हुई तो ये एंटीबॉडी बना, ये तो चलो ठीक है, तो हम लोग इसके खिलाफ ही एंटीबॉडी दे देंगे, एंटी डी, जिससे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेकेंड डिलीवरी जब होगी तो इसके पास ये नहीं होगा, ये फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और अनीमिया और जॉन्डिस उसको नहीं होगा। यही पूरा चीज इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का भी मैंने बहुत सिंपल वे में बताया कि हमें एक जगह चोट लगी, तो हमने प्लेटलेट भैया को बोला कि मुझे चोट लग गई है। वो बोलेगा रुको रुको, मैं कुछ फैक्टर्स रिलीज करता हूँ जिससे क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाए। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगी, फिर फिब्रिनोजन को फिब्रीन में कन्वर्ट करेगी, और अल्टीमेटली फिब्रीन क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे मिल जाएंगे, क्लॉट बना देंगे। यही तुम्हारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, यही यहाँ पे पूरा चीज में यहीं पे लिखा है। पीवाईक्यूज बस एक क्या पूछा गया है वो येलो से मार्क्ड है, इतना हमें याद रखना है। लिम्फ के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, बहुत इजी चीज था, उस टाइम यहीं पे देख करके पढ़ा कि जब भी ब्लड पास कर रहा हो तो कुछ जो ऐसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो बाहर निकल के चले जा रहे हैं, और जब ये बाहर निकल के जा रहे हैं तो ये एक स्पेस में इकट्ठा हो जा रहे हैं, और वो स्पेस अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे स्पेसेस मिल करके एक लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज का कुछ लिम्फोसाइट्स भी आ जाता है, इसलिए ये लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेटली ये ड्रेन होगा जाकर के मेजर वेन्स में, बहुत सारे लिम्फेटिक सिस्टम मिल जाते हैं। इनके पास न्यूट्रिएंट्स होता है, इनके पास गैसेस होती है। सर्कुलेटरी पाथवे हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। क्लोज किसके पास था, एनालीड्स के पास था। क्या, क्यों क्लोज था, क्योंकि उनको पता नहीं था हार्ट का यूज क्या है। हार्ट को बंद रखा थ्रू अ क्लोज नेटवर्क, ब्लड को इधर उधर लेकर के गया। ओपन, इसने बोला यार बंद मत रखना है, हार्ट को तुम खोल भी सकते हो। तो फिर आर्थ्रोपोड से क्या आया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें डायरेक्टली हार्ट के थ्रू तुम्हारे जितने भी सेल्स है, जितनी भी बॉडी कैविटीज है, उसमें ब्लड जा रहा था। इसका अच्छा सा डायग्राम मैंने शो किया। अब यहाँ पे कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट हार्ट हम लोग कर भी रहे, तो हमें पता है रेप्टाइल्स में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस में और मोलस्क में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। और फिर क्रोकोडाइल, उनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनके बारे में डिटेल में मैंने तुम्हें अच्छे से समझा ही दिया। यही चीज यहाँ पे सेम जो जो मैंने उधर बॉक्स में बना करके लिखा है, यही सेम चीज यहाँ पे पैराग्राफ में लिखी है। तुम वो बॉक्स इसको रीड करके वो बॉक्स देख लेना, तुरंत से क्लियर हो जाएगा, या वो बॉक्स याद करके इसको रीड कर लेना, तुरंत से हो जाएगा। अब आते हैं ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट, हमारा हार्ट कैसा होता है बच्चों, मसल का बना होता है, मस्क्यूलर चैम्बर्ड होता है।
किसी का हार्ट न्यूरोजेनिक भी होता है क्या? हाँ, आर्थ्रोपोड्स का होता है। ये नॉन एनसीईआरटी है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। हमारा हार्ट मसल का बना होता है, मीसोडर्म से डिराइव होता है। हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में होता है और हमारा हार्ट 2 लंग्स के बीच में एक हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये थोड़ा-सा लेफ्ट के साइड टिल्टेड होता है, थोड़ा-सा हार्ट ऐसा होता है, ऐसे, लेफ्ट साइड टिल्टेड मतलब मेरा हाथ इधर, ये अगर इसको तुम हार्ट मान रही हो, तो ऐसे, लेफ्ट साइड थोड़ा-सा टिल्टेड होगा। इसका साइज़ कैसा होगा? फिस्ट जैसा, ऐसे जैसे मैंने बनाया साइज़ ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट। प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन, याद है? लंग्स को भी डबल वॉल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन मिली थी, इसको भी। उसको क्या बोल रहे थे? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। उसके अंदर कौन सी फ्लूइड थी? प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर कौन सी फ्लूइड होगी? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगेन 4 चैम्बर्स तो हमें पता ही है कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। और वेंट्रिकल के वॉल्स यहाँ पे ज्यादा थिकर होंगे एट्रिया के कंपेरिजन में, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाना है, उसके पास काम ज्यादा है, उसके पास बोझ ज्यादा है, तो उसका वॉल क्या होगा? थिकर होगा, मजबूत होगा। क्या होगा? यहाँ पे कुछ सेप्टम प्रेजेंट होगा। सेप्टम कैसे? देखो, जो दो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके बीच में एक थिकर मोटी सी सेपरेटिंग स्ट्रक्चर होगी, बैंड होगा, उसको हम सेप्टम बोल देंगे। एट्रिया के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इनके बीच में एक खाली जगह भी होगी जिससे ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाए। तो वो जो खाली जगह है उसको कोई खोलने बंद करने के लिए बार बार होगा ना, नहीं तो जितना भी एट्रिया से ब्लड आएगा तुरंत से वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, तो और वेंट्रिकल से फिर तुरंत से एओर्टा में चला जाएगा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज रेगुलेटेड होना चाहिए। हमारा बॉडी, हम तो समझदार ह्यूमंस है, तो हमारी बॉडी में हर चीज रेगुलेटेड होता है। इसलिए ये जो गेट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए वाल्व्स होते हैं। राइट साइड में जो वाल्व होती है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, मतलब 3 कस्प होते हैं उसके, 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है? ये बस याद रखने के लिए। और लेफ्ट साइड में जो होता है वो माइट्रल वाल्व होता है, उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। क्या सिर्फ यहाँ से ही ब्लड को यहाँ पे लेके जाना? नहीं, ये ब्लड यहाँ से भी तो जाएगा और ब्लड यहाँ से भी तो जाएगा। तो यहाँ पे जो वाल्व्स होगी उसको हम लोग सेमील्यूनर वाल्व्स बोलेंगे। राइट वेंट्रिकल कहाँ पे खुलता है? पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे खुलता है? तो एओर्टा में खुलता है। ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ये मैं तुम्हें अभी बहुत अच्छे से रिविजन करवाने वाली हूँ। अब हमारे बॉडी में नोडल टिश्यू होते हैं। क्या हमारे हार्ट को बार बार सिग्नल की जरूरत है कि तुम हार्ट बीट करो? हार्ट तो ऑटो एक्साइटेबल होना चाहिए, खुद से एक्साइट होगा, खुद से बीट करेगा ताकि हम लोग जिंदा रहे। बार बार बोलने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो कार्डियक मसल होता है वो कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, उसको कोई भी एक्शन की किसी चीज के कंट्रोल में नहीं होता वो। हार्ट अपने से बीट करना बंद कर जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए जो हमारा नोडल टिश्यू है वो ऑटो एक्साइटेबल है, बिना कोई स्टिमुलस के ये अपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ताकि हमारा हार्ट हमेशा बीट करता रहे, हम लोग जिंदा रहे। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले एक साइनो ऐसे नोड होती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है। तुमने कभी भी अपने फैमिली, किसी और के फैमिली में ये पेस मेकर वर्ड तो सुना ही होगा कि उनको कोई बूढ़े दादाजी जिनको पेस मेकर लगा, मतलब उनका हार्ट जो है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। जहां से इनिशिएशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का उसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। और वो जगह है ऐसे नोड, और अगर वही खराब हो गई तो हम लोग को आर्टिफिशियल पेस मेकर की जरूरत होगी। तो हमारे बॉडी में जो नेचुरल पेसमेकर है जो हार्ट को इनिशिएट कर रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, वो कौन सा है? ऐसे नोड है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये तुम्हारा राइट एट्रियम है, इसके राइट अपर कॉर्नर में है ये। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट कर सकता है? 70 to 72 मिनट्स। सब आज अपना कैलकुलेट करेंगे कि उनका 70 to 75 मिनट्स कर रहा है कि नहीं। वैसे तो इससे होगा नहीं। पल्स रेट और हार्ट रेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। आप अपना पल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ रहा है। एग्जाम के टाइम पे नोटिस करते होगे जब डर लगता है तो पाल्पिटेशंस होता है, ये तुम्हें बाहर सुनाई देने लगता है। अब एक होता है एबी नोड। ऐसे नोड फिर अपना सिग्नल लेकर के कहा, ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड सिग्नल लेकर के कहाँ पे जाएगा? एबी नोड के पास। एबी नोड कहाँ है? राइट एट्रियम में ही है, लेकिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। ये अपर राइट कॉर्नर में, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। एबी नोड फिर डिवाइड करेगा राइट बंडल में, लेफ्ट बंडल में, और पूरे वेंट्रिकल वॉल्स में फैल जाएगा। और इस राइट और लेफ्ट बंडल से छोटे छोटे क्या निकलेंगे? पर्किंजे फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल वे में हार्ट को समझाती हूँ। ये हमारा हार्ट है, ये देखो हार्ट एम शेप का बन रहा है, तो ये मसल ओरिजिन का है, मायोजेनिक है, एम से मीजोडर्मली डिराइव्ड है। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड है विद अ थिक सेप्टा। यहाँ इंटर एट्रियल, ये वाली सेप्टा को इंटर एट्रियल, ये वाली को इंटर वेंट्रिकुलर, ये वाली को एट्रियो वेंट्रिकुलर।
अब ब्लड को जाने के लिए इनके पास एक-एक गैप होनी चाहिए और वो गैप को रेगुलेट करने के लिए इसके पास वाल्व है, ताकि कंट्रोल्ड वे में ब्लड जाए, जब ज़रूरत हो तब जाए, नहीं तो फिर ये वाल्व उसको छेद को बंद कर दे। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है राइट साइड, लेफ्ट साइड जो है वो बाइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पे तुम्हारा सेमी ल्यूनर वाल्व है। हमारा हार्ट खुद से ही दिन भर कॉन्ट्रैक्ट पंप करता रहता है ब्लड, उसको कोई सिग्नल की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पेस मेकर है अपना, जिसको ऐसे नोड बोल रहे हैं। फिर ये जब सिग्नल यहाँ से जनरेट होता है तो ये एबी नोड के पास जाता है, जो कि अगेन राइट एट्रियम पे। फिर यहाँ पे आने के बाद ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है, और उससे ये छोटे छोटे परकिंजे फाइबर्स निकालता है, जो कि पूरे के पूरे वेंट्रिकुलर वॉल को तुम्हारा क्या करते हैं, सप्लाई करती है। 1 मिनट में एवरेज 70 to 75 बीट्स हमारा हार्ट बीट करता है। बस इतना सा याद रखना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियक साइकिल, बच्चों ये सब तुम अभी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लोगे तो एमबीबीएस का फिजियोलॉजी तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। इसका भी मैंने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम तुम लोगों के लिए डाउनलोड किया, उससे पहले तुम लोग याद रखो। इनिशियली क्या होगा, हार्ट एकदम रिलैक्स पड़ा होगा, हार्ट एकदम रिलैक्स पड़ा है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो खुले हुए हैं, इन दोनों के बीच का वाल्व। और क्या खुला हुआ है यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है, कहाँ से? राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से आता है, नहीं सॉरी सॉरी, राइट एट्रियम में वेना केवा से आता है, पूरे बॉडी का ब्लड लेकर के आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर के आता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन्स हो गया। ये अभी सब खुले हैं, ये चारों खुला है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर बंद है, सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज्ड है। ये रिलैक्स कर रहा है ना, इधर ब्लड आ रहा है, ये भी रिलैक्स कर रहा है कि बॉडी से इसके पास ब्लड आ रहा है, पहले ब्लड को इकट्ठा होने दो पूरे हार्ट में, तो ये रिलैक्स कर रहा है। तो ये अभी बंद है, अभी ब्लड को ले पहुंचाना नहीं है, अभी ब्लड को इकट्ठा कर रहे हैं हार्ट में। तो ये बंद है, तो इसको इसके बंद होने से जो साउंड बनता है उसको हम लोग डब बोलते हैं। याद है हमारा हार्ट कैसे बीट करता है, बचपन में लब डब बोलते थे ना, वो एक्चुअली लब डब ही है। तो जब ये सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होता है तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है, जब ये वाला वाल्व बंद होगा तो लब साउंड प्रोड्यूस होगा, तो अभी डब साउंड आ रहा है। अब क्या होगा, हम जैसे ही ब्लड यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, अब ऐसे नोट बोलेगा चलो 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 हार्ट काम करो, तो वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। अब क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो पहले एट्रिया का सिस्टोल होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके पास जो ब्लड आ रहा है वो इसको दिए जा रहा है, तो अभी कितना ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, 30% चला गया एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा और अब ये और ब्लड नहीं ले पाएगा, तो ये बोलेगा बंद हो जाओ, तो फिर ये बंद हो जाएगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये कब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में आया। कैसे भाई, एबी नोड और एबी बंडल से आया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा तो अल्टीमेटली ये वाल्व्स क्या हो गए, बंद हो गए, ये और ब्लड नहीं ले पाएंगे। तो जब ये बंद होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब बनेगा। तो लब कब बना, वेंट्रिकल के सिस्टोल के टाइम पे। डब कब हुआ, जब डायस्टोल हो रहा था तब। अब ये भी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब इसको रिलैक्स भी तो करना है, कितना ही ब्लड ये इकट्ठा कर लेगा। अब यहाँ से ब्लड निकालना भी तो है, तो वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ गया अब ये खुलेगा कि मैं और नहीं सहन कर पाऊंगा, तब सेमील्यूनर वाल्व खुलेगा और ब्लड वेंट्रिकल से सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाएगा। फिर वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, फिर से ये खुलेगा और फिर साइकिल रिपीट होती रहेगी, और ये पूरी साइकिल 0.8 सेकेंड्स में होती है। एक वेंट्रिकल कितना ब्लड को पंप आउट करता है, तो 70 ml को पंप आउट करता है। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसे बोलते हैं, एक वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल पा रहा है अपने आप से, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो 70 ml। और 1 मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर पाता है, वो कार्डियक आउटपुट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में हमारा हार्ट रेट कितना है, उतना वॉल्यूम में पंप कर पा रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 × 70 अराउंड कितना हो गया, 5 लीटर के अराउंड हो गया। इसलिए कार्डियक आउटपुट एथलीट्स का ज्यादा होगा ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में, ऑब्वियसली, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो सबका सेम होगा। समझ आया?
इसको अगेन बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कुछ भी नहीं, रिलैक्स हो जाओ, हार्ट को भी रिलैक्स कर दो। हार्ट रिलैक्स है, अभी कुछ नहीं कर रहा हार्ट। जब हार्ट रिलैक्स है तो बस ये यहाँ से ब्लड ले रहा है, इसका भी काम है ब्लड को इकट्ठा करना। जॉइंट डायस्टोल में जब ये रिलैक्स कर रहा होता है, ब्लड इसमें बस भर रहा होता है। ठीक है, ये अभी वाल्व जो है ये बंद है, लेकिन ये वाल्व बंद है, डब साउंड बंद रखा है। अब क्या होगा, अब जब इसमें ब्लड आने लग जाएगा तो सिग्नल जाएगा ऐसे नोड को, तब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अभी भी क्या है, सिंपल बस यहाँ से ब्लड इसके अंदर जाएगा, यहाँ से ब्लड इसके अंदर जाएगा, टोटल 30% ब्लड जाएगा। अब ये बोलेगा कि मैं नहीं सहन कर सकता, अब मैं और ब्लड नहीं ले सकता, मुझे बंद कर दो, ये मेरी कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब ये वाला जो वाल्व है वो बंद हो गया और लब साउंड बन गया। अब जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया, ये चैनल बंद है, ये चैनल बंद है, ये बोलेगा मुझे तो घुटन हो रही है, अब मुझे मेरे अंदर के ब्लड को निकालो। तो फिर ये वाला चैम्बर अब नीचे वाला खुल जाएगा और जितना भी ब्लड है यहाँ से इसके अंदर आ गया, और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब इसका प्रेशर फिर से गिरेगा, प्रेशर गिरेगा तो ये बंद हो जाएगा, ये सब खुल जाएगा और अल्टीमेटली वापस से जॉइंट डायस्टोल होगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर एट्रियल डायस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। 0.8 सेकेंड्स में हो जाता है। 1 मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और वैसे वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट उसका कार्डियक आउटपुट हो गया, जो कि एथलीट्स का ज्यादा होता है। अगेन एनसीईआरटी में बहुत इजी है, जो मैंने बोला सेम चीजें यहाँ पे लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा। हार्ट के बारे में सबको पता है कि हार्ट मस्क्यूलर चैम्बर्ड है। हार्ट क्लोज्ड, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड वेसल से जा रहा है, उससे ब्लड सर्कुलेट होकर के, हमारा बॉडी का ऐसा नहीं है ना कि कहीं भी ब्लड हर ऑर्गन्स में डायरेक्ट जा रहा है, नहीं, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जा रहा है ब्लड। मीजोडर्मली डिराइव्ड हमें पता है, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है हमें पता है, साइज एक क्लेंच्ड फिस्ट का है ये हमें पता है, ये ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर्ड है ये पता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये हमें पता है, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ये हमें पता है, इनके बीच में सेप्टम होती है जो कि थिक होती है, और उसमें भी जो वेंट्रिकल्स का वॉल होता है वो ज्यादा थिक वॉल होता है। तो एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है, इंटर एट्रियल सेप्टम होती है, एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। इनके बीच में ओपनिंग होती है, ओपनिंग को गार्ड करने के लिए वाल्व होता है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व होता है। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी खुलेंगे एक ओपनिंग के थ्रू इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, तो वहां पे भी वाल्व्स होंगे जिसको सेमिल्यूनर वाल्व्स बोलेंगे। वाल्व्स क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते ब्लड का। हमारा पूरा हार्ट कार्डियक मसल्स का बना है, वॉल्स ज्यादा थिकर है हमें पता है। क्या हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हमारे पास पेस मेकर है भैया, ऐसे नोड। ऐसे नोड से कहाँ जाते हैं इम्पल्स, एवी नोड में, एवी नोड से फिर वो क्या करता है, डिवाइड करता है बंडल ऑफ हिस में, और फिर बंडल ऑफ हिस क्या देता है, मल्टीपल मल्टीपल माइन्यूट फाइबर्स देता है, जिसको परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। पूरा हाथ दिन भर अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता। 1 मिनट में कितने बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो 70 to 75 मिनट्स। कौन करवा रहा है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नोड। कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या है, एवी नोड। क्या कार्डियक साइकिल के बारे में तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है कि पहले जॉइंट डायस्टोल होगा, हार्ट को कुछ नहीं पता है, वो ब्लड बस ले रहा होगा, यहाँ से सब कुछ खुला होगा, बस नीचे वाला जो है ये बंद होगा, डब साउंड जहां से प्रोड्यूस होता है। अब जब इसने ब्लड ले लिया तो एट्रिया के पास सिग्नल गया, ऐसे नोड के पास सिग्नल गया, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, ब्लड यहाँ से यहाँ आया। अब वेंट्रिकल बोलेगा बहुत हो गया इसको बंद करो, तो अब मैं और ब्लड नहीं ले सकता, तो वेंट्रिकल इस चैम्बर को बंद कर देगा और लब साउंड बन जाएगा। देखिए तुम्हारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गया इन वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब इसके पास बहुत ज्यादा ब्लड आ गया है, अब ये इकट्ठा नहीं कर सकता, इसको निकालने की जरूरत है, तो फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, जिसमें जितना भी ब्लड है वो ये खुल जाएगा और इसके थ्रू अपना एट्रिया और पल्मोनरी वेन्स में चला, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। 0.8 सेकेंड्स का ड्यूरेशन होता है इसका। एक वेंट्रिकल जितना ब्लड निकाल पा रहा है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। 1 मिनट में जितना निकाल पा रहा है उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, जो कि अप्रोक्सीमेट 5 लीटर होता है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो चीजें मैंने बताई सेम सारी चीजें यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी है, एक बार बस रीड करोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें समझने वाली ज्यादा है, इसलिए मैं वापस से इसको रीड करके नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से चार्ट फॉर्म में दे ही दिया है इसको।
अब ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखा तो नहीं होगा, अभी तुम छोटे हो, लेकिन टीवी में जरूर देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी पेशेंट जब एडमिटेड होता है हॉस्पिटल में, एक मशीन की आवाज आती है, बीप बीप बीप, हार्ट रेट ऐसे ऐसे जाता है, और मूवीज में जब वो मरता है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। वो क्या है? वो तुम्हारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है। हम लोग उस पेशेंट की क्या निकाल रहे हैं? ईसीजी निकाल रहे हैं। ईसीजी क्या करता है? हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। 3 लिम्ब लीड्स होते हैं हमारे, और 6 या 6 मोर देन 6 चेस्ट लीड्स होते हैं हमारे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटर्नशिप में तो तुम लोग ऑर्डर देने लग ही जाओगे कि करना, इनफैक्ट तुम लोगों को सिखाने भी लग जाएंगे इंटर्नशिप से कि कैसे ईसीजी निकालते हैं। सब बच्चे को आनी चाहिए। क्या होता है इसमें? मल्टीपल लीड्स तुमने पूरे चेस्ट रीजन में लगा दिया। अब सबसे पहले तुम्हारा क्या हुआ? एट्रिया एक्साइट होता है, हमने देखा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो उससे क्या बनता है? पी वेव। फिर क्या होता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, तो उससे बनता है क्यूआरएस वेव। और फिर क्या होता है? वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, दैट इज टी वेव। इट मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, खत्म हो गया। तो पी वेव का क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का डी, कोई भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो डीपोलराइज होता है। अगेन डीपोलराइजेशन वर्ड अभी नहीं समझ आएगा। कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू एक्साइटेशन, ये हमें याद है। अब ये इतना ऊंचा उठ रहा है, जितने नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे उस पेशेंट की उतनी हार्ट बीट होगी। उससे हम लोग उसके पेशेंट की हार्ट बीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उतनी हार्ट बीट नहीं होगी, उससे हम लोग पेशेंट की हार्ट बीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, आई डोंट थिंक अभी बताने का कोई भी मतलब। लेकिन मैं तुम्हें ईसीजी की फोटो लेकर के आई हूँ, मैं तुम लोगों के लिए, ये तुम लोगों को याद रखना है। दिस इज द डायग्राम। ये ईसीजी की रिपोर्टिंग निकलती है ऐसे। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट में हो रही है, हम लोगों ने उसको ग्राफ में निकाल दिया। अब कुछ कोई भी चीज यहाँ पे पी वेव मान लो एब्सेंट करा दो, क्यूआरएस में कोई प्रॉब्लम करा दो, पी वेव में कोई प्रॉब्लम करा दो, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम तुम डिटेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। रूल आउट तो कर पाओगे ना। कंफर्मेशन के लिए अलग टेस्ट करते हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द अर्ली मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस में आता है, स्क्रीनिंग मेथड्स में आता है। कुछ कुछ चीजों की तो डायग्नोसिस भी इसी से होती है। अब ईसीजी समझ गया। डबल सर्कुलेशन तो भैया हमें बहुत अच्छे से पता है। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल, तुम ऐसे हार्ट को बना लिया हमने। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को ब्लड वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए। आर्टरी, आर्टरी क्या कर रहा है? ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जा रहा है टू वेरियस ऑर्गन। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है? बस पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो है वो एक्सेप्शन है। बाकी एओर्टा क्या है? आर्टरी है, वो ब्लड को क्या लेकर के जा रहा है? हार्ट से दूर लेकर के जा रहा है। और वेन्स, जो वेना केवा है, वो क्या कर रहा है? ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रहा है। तो वेन्स का क्या काम है? हार्ट में लेकर के आना ब्लड को। आर्टरी का क्या काम है? लेकर के जाना। एक्सेप्शन कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में लेकर के आता है और पल्मोनरी वेन्स जो है वो हार्ट से लेकर के जाता है। ये बस एक्सेप्शन है, नहीं तो ओवरऑल आर्टरीज का काम है हार्ट से दूर लेकर के जाने का, वेन्स का काम है हार्ट के पास लेकर के आने का। 3 लेयर्स में हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अंदर इंटीमा, बीच में मीडिया, बाहर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, मीडियम और इंटरनल। इनर लाइनिंग स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होगी। बीच में मसल्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होगा। बीच वाला लेयर बहुत पतला होता है वेन्स में, इसलिए वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो बड़ा होता है। पतला सा लेयर होगा तो ये ज्यादा मोटा हो जाएगा इसका ल्यूमेन। और बाहर वाला फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। वेन्स में वैल्व्स होते हैं, ये हमें याद रखना है, ताकि बैकवर्ड फ्लो जो हो उसको हम लोग चेक कर सके, लो प्रेशर के टाइम पे उसको प्रिवेंट कर सके। वैल्व्स का काम ही क्या होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, तो इसलिए वेन्स भी अपने पास ब्लड को वैल्व्स रख लेता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या था बच्चों? हमने क्या देखा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आया, राइट एट्रिया ने राइट वेंट्रिकल को दे दिया, उससे पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के पास चला गया। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो ये जो सर्कुलेशन था ये पल्मोनरी सर्कुलेशन था, क्योंकि यहाँ पे लंग्स का यूज हो रहा है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एट्रिया में आना, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाना, वेंट्रिकल से यही ब्लड लंग्स में जाना और लंग्स के थ्रू वापस से लेफ्ट एट्रिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आना इस पल्मोनरी सर्कुलेशन। वाया पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। यही सेम डायग्राम है, ये यहाँ पे याद रखना है, इसमें हर चीज आइडेंटिफाई करने तुमसे पूछा जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर आ गया। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्या काम है? अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ गया, उससे वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा और एओर्टा के थ्रू ये पूरे बॉडी की आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स में चला गया और फिर इसी से कलेक्ट हुआ ब्लड और अल्टीमेटली कहाँ चला गया? राइट एट्रियम में चला गया। राइट एट्रियम से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट एट्रियम पे खत्म हुआ, लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट हुआ और राइट एट्रियम पे खत्म हुआ। दैट इज तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या हुआ? डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। क्लियर? यहाँ पे देख लो, आर्टरी है, आर्टरी में स्मूथ मसल्स है, ल्यूमेन है, ल्यूमेन इसका पतला होगा, वेन्स का ल्यूमेन मोटा होगा क्योंकि उसका जो मस्कुलर मिडिल वाला लेयर होता है वो थिन होगा। ये कैपिलरीज हो गई, आइडेंटिफाई करने तुम्हें आना चाहिए। अब बॉडी में क्या होता है कि कुछ वैस्कुलर कनेक्शंस इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में भी होते हैं। तो ब्लड इंटेस्टाइन से लिवर में जा रहा है वाया दिस हेपाटोपोर्टल सिस्टम। सिस्टमिक सर्कुलेशन, लिवर से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले कुछ ब्लड इंटेस्टाइन का लिवर में जाता है और ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का टू एंड फ्रॉम द हार्ट, इसको हम लोग कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं। ये सारा वर्ड तुमको याद रखना है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। क्लियर क्या? याद हो गया होगा तुम्हें तो। ईसीजी क्या है बच्चों? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हार्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डीपोलराइज करेगा तो पी वेव बनेगा, वेंट्रिकल करेगा तो क्यू आर एस बनेगा, डी रीपोलराइज होगा तो टी वेव बनाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस आएंगी तो हम डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। हमें पता है कि अंदर इंटिमा है, हमें पता है बीच में मीडिया है और हमें पता है बाहर एक्सटर्ना है। इंटिमा एपिथेलियम, बीच में मसल और सबसे बाहर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हमें पता है जब राइट हार्ट से स्टार्ट करके लेफ्ट हार्ट में जा रहे हैं और ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है वाया द लंग्स, उसको हम लोग बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब लंग्स, जहां पे लंग्स यूज होगा, लंग्स का काम ही है ऑक्सीजन देना, जहां पे ऑक्सीजन हो रहा होगा, ऑक्सीजनेशन हो रहा होगा। और वही जब ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में बॉडी के थ्रू जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है, दैट इज तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। यही सेम चीज है यहाँ पे लिखी है। अब इंटेस्टाइन से डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाकर के पहले लिवर में जाना और लिवर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना, उसको हम लोग हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और हार्ट जो ब्लड को लेकर के जा रहा है या हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है वो एक्चुअली तुम्हारा क्या है? कोरोनरी सिस्टम है। अब हम लोग करने वाले कि हमारे हार्ट को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है हार्ट तो ऑटो रेगुलेट है, उसको कौन रेगुलेट करेगा? वो तो मायोजेनिक है, नोडल टिश्यू से एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन इसका एक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा में। सब तो ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन सब नॉर्मल इनवॉलेंट्री कनेक्शन है। अब एक होता है एएनएस। अब अगेन यहाँ पे एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल तो दिया, तुम्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये नहीं पता है। एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स बोला है, अब एड्रिनल मेडुला होता क्या है यही नहीं पता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी बस याद रखते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे सीएनएस वाले चैप्टर में आएंगे, न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर पे आएंगे और फिर लास्ट में एंडोक्राइन हॉर्मोन्स पे आएंगे तो हमें एड्रिनल मेडुला भी समझ आ जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि हमारी बॉडी को, जैसे हम डर गए, हम कोई चीज से घबरा गए, हमें कोई चीज का स्ट्रेस हो गया, तो उस टाइम जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, जो हमारे सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को एक जगह नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, तो वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो हमारा सेवियर है। मान लो हम लोगों ने ऊपर बहुत ज्यादा हाइट पे सीढ़ी चढ़ ली, ठीक है, तो सीढ़ी चढ़ ली तो अब हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल फास्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा क्योंकि हमारे को जरूरत है उस टाइम। ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए तो फटाफट हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट करेगा ताकि प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन सारे टिश्यूज तक पहुंच जाए, हाइपोक्सिया ना हो। हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? कंट्रैक्शन बढ़ेगा, कंट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा।
अब भी बैठे हुए हैं, अब हम अपना चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम लोग सो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, शुगर टेंशन कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और एक एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स है, वो भी इंक्रीज करती है कार्डियक आउटपुट को। अल्टीमेटली पता चलेगा वही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में जो हार्मोन्स रिलीज होती है वही यहाँ से भी रिलीज होती है। अल्टीमेट कनेक्शन आएगा, लेकिन अभी समझ नहीं आएगा, अभी बस तुम इतना याद। अब आते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स, अब हम लोग आते हैं डॉक्टर की बातें थोड़ी सी करेंगे। हाई बीपी, मेरा तो बीपी बढ़ गया, घर में बहुत बार सुना होगा कि तुम्हारी मम्मी बोलती होगी चुपचाप पढ़ाई कर लो नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। तो क्या गुस्सा जब आते है तो बीपी बढ़ता है, ऐसा है क्या? एंगर इज नॉट रिलेटेड टू इंक्रीज इन बीपी, बट स्ट्रेस इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन बीपी। अगर तुम पढ़ोगे नहीं, मम्मी को लगेगा कि तुम्हारा तो नीट निकलेगा नहीं, तुम्हारे साथ क्या होगा, तो मम्मी को क्या होगा, स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस अगर इतना ज्यादा हो गया, तुम एकदम ही निकम्मे बच्चे रह गए, तो मम्मी का सही में हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो इसका ये कंक्लूजन है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा का बात मानना है। ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपर टेंशन। टेंशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसका बीपी बढ़ गया, इज हाइपर टेंशन। लेकिन एक्चुअली वो टेंशन नहीं, स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। नॉर्मली बीपी हमारा 120/80 होता है, जिसमें ऊपर जो सिस्टोलिक बीपी, कंट्रैक्शन के टाइम पे जो बीपी होता है वो 120, और रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो तुम्हारा 80 mg होता है। लेकिन अगर यही 140/90 से ज्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लम आएगी। अब बीपी होगा तो तुमको बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का ही प्रेशर है, तो ब्लड जो पंप हो रहा है उसी का प्रेशर है, तो वो बढ़ रहा है, मतलब इट विल लीड टू हार्ट डिजीज, अल्टीमेटली हार्ट से ही कनेक्टेड है ब्लड। और जितने भी वाइटल ऑर्गन से ब्लड जाता का है, सब जगह जाता है, सबका प्रेशर बढ़ा, ब्रेन डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी क्या था, कोरोनरी सर्कुलेशन, जो ब्लड हार्ट में जा रहा है और हार्ट से लेकर के जो सर्कुलेशन, ब्लड जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है उसको हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसी में डिजीज हो जाए, इसी में डिजीज हो जाए, मान लो कहीं ब्लॉकेज हो जाए, मान लो कोई वेसल्स है जहां जो सप्लाई कर रहा है हार्ट को, उसमें ब्लॉकेज हो जाए, क्यों, क्योंकि वहां कैल्शियम का डिपोजिशन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हो जाए। मान लो तुम अच्छे से बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, मोटे हो गए, सिर्फ बैठ के पढ़े जा रहे हो, कोई योगा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल डेवलप दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, हार्ट ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचा पाएगा, और हार्ट जब ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचा पाएगा, या जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, इट विल लीड टू एंजाइना। एंजाइना पेन होता है, एक एक्यूट चेस्ट पेन, जब ऑक्सीजन हार्ट तक बहुत कम पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज हो गया है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि मोटापा कम करो, कुछ लोग बॉडी शेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स जो मोटापा को कम करने बोलते हैं वो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं। ओबेसिटी आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी है। तुम बहुत सारे बच्चे को बोलते हुए सुने होंगे कि यार खाओ ना, एक ही जिंदगी है, खाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी जितना बड़ा बीमारी आज के डेट में कोई भी नहीं है। इतने सारे यंग इंडिविजुअल्स का डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी होता है, और इतने सारे यंग इंडिविजुअल्स है वो ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन भी, जो कि बीपी कहलाता है, डायबिटीज, सारी बीमारियां होती है। और जब हो जाती है तब वो उसको ट्रीट करने पे जाते हैं, इंस्टेंट पहले ही प्रिवेंशन कर लो। जब हम लोग मोरल वैल्यूज चैप्टर पढ़ते हैं बचपन में, तो क्या होता है, हमें उसी टाइम से हेल्दी ईटिंग, बैलेंस डाइट, ये सब सिखाया जाता है, इसीलिए सिखाया जाता है ताकि हम लोग उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, बस बुक में लिख करके पास ना हो। ठीक है। तो ऑक्सीजन पहुंचे ही नहीं हार्ट मसल्स पे, तो हार्ट को क्या होगा, दर्द होगा, अचानक से दर्द होगा, जो कि मोर कॉमन मिडिल एज और एल्डरली पेशेंट में होता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। उसके अलावा हार्ट फेल भी हो सकता है, जब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो क्या बॉडी का डिमांड पूरा हो पाएगा? तो हार्ट कब पंप नहीं कर पा रहा है, जब हार्ट फेल हो चुका है। तो हार्ट से बॉडी में तो ब्लड नहीं जा रहा, लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स में क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हार्ट है, वो बॉडी में ब्लड को नहीं दे पा रहा है, बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो से पूरा लंग्स क्या होगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। एक होता है कार्डियक अरेस्ट, जब तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, उस टाइम जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर में पढ़ाया था, सीपीआर देना। वैसे एक होता है हार्ट अटैक, जब हार्ट सडनली डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, हार्ट बीट नहीं कर रहा, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट में सडन ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई, सडन ब्लड सप्लाई की कमी हो गई, दैट इज हार्ट अटैक। अब ये चीज को हम लोग एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेते हैं कि हार्ट को वैसे तो ऑटो रेगुलेटेड है, लेकिन एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, जो कैसे रेगुलेट करता है, बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा जिगरी यार है, हम लोगों का
जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। उसको पता है कि हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ गई है। हार्ट को ज़्यादा जल्दी-जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट। जब उसको पता है कि हमारे को ज़रूरत नहीं है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा हार्ट रेट, हमारा कंडक्शन कैपेबिलिटी, कार्डियक आउटपुट सब कम हो जाएगा। फिर डिसऑर्डर्स में हाई बीपी, तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे, मम्मी-पापा को टेंशन हो जाएगा, उनको हाई बीपी हो जाएगा। हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग इसको, मोर देन 140/90। ब्लड में प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट डायरेक्टली अफेक्ट, ब्लड कहाँ जा रहा है? दिमाग में, किडनी में, वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड हार्ट में जो लेकर के आता है, जो हार्ट से ब्लड निकलता है, वो कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू निकलता है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, एज के साथ उसमें कुछ कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन हो गया, तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा। अंजाइना क्या होता है? जब ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा हार्ट तक, क्योंकि ब्लड सप्लाई सही नहीं है, जो कि अगेन मेन में भी होता है, वुमेन में भी होता है, बट मिडिल एजेड और एल्डरली में ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक आता है हार्ट फेलियर, जब तुम्हारा हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो क्या होगा? सारा ब्लड लंग्स के पास इकट्ठा हो जाएगा, लंग्स विल बी कंजेस्टेड। अब यहाँ पे दो चीज है, जब हार्ट काम ही नहीं कर रहा, दैट इज कार्डियक अरेस्ट हो गया है, वो काम ही नहीं कर रहा। और अटैक आना सडन ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी हो गई है हार्ट में, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग पढ़ लो यार में आते हैं, इसका कुछ भी नहीं है। हम लोग को पता है हाई एल्टीट्यूड में गए, ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम होगी, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। एज अ वॉलेंट्री मैकेनिज्म हम लोगों को अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, और इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन होगा। और साथ ही साथ स्प्लीन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है स्प्लेनिक आर्टरी से। ठीक है, ये याद रखना है, सीलियाक आर्टरी से, क्योंकि सीलियाक आर्टरी का ब्रांच है। ब्लड कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथीलियम होती है। ठीक है, और थिकनिंग ऑफ वॉल आर्टरीज को आर्टरी, अगर वो थिकन हो जाती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसकी थिकनिंग हो रही है, थिकनिंग बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन, कैल्शियम फैट एक्यूमुलेट होगा कोई एक जगह, तो वो थिकन हो जाएगा ना, तो फिर वो जगह ल्यूमेन छोटी हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। तो थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है जिनके पास खाना जा रहा है ब्लड के थ्रू, वही ब्लड खाना लेकर के भी आ रहा है, दैट इज द बॉडी फ्लूइड। और वो जो बॉडी फ्लूइड है, वो बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज फॉर्मिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड में इंपॉर्टेंट ब्लड का पढ़ा। लेकिन जब ब्लड पास हो रहा था, कुछ जो सब्सटेंसेस थे जो वाटर सॉल्युबल थे, वो बाहर एक स्पेस में जाकर के इकट्ठा हो गए, और उसने अलग एक लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ बना दिया, वो भी एक टाइप का बॉडी फ्लूइड है, वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करता है। तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, हमने लिम्फ के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ब्लड सर्कुलेट कहाँ से हो रहा है? हार्ट से हो रहा है। फिर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में पढ़ा। और जब हमें हार्ट के बारे में पता चल गया, हार्ट की एक्टिविटीज को कैसे नोट करेंगे? ईसीजी में नोट करेंगे। फिर हमने ईसीजी के बारे में पढ़ा। ईसीजी में पढ़ने के फिर हमने पढ़ा कि कैसे हमारा जो हार्ट है वो ब्रेन से रेगुलेट हो रहा है। फिर हमने हाई बीपी के बारे में पढ़ा, अंजाइना के बारे में पढ़ा, हार्ट अटैक के बारे में पढ़ा, हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ा, कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ा। तो आज हमारे को बहुत सारी चीजें डेली लाइफ की क्लियर हुई कि हमारा हार्ट आखिर काम कैसे करता है। वो तो अपने आप काम कर रहा है, एक पेसमेकर बैठा है हमारे पास, दैट इज ऐसे। थैंक यू।